दोस्तों आईपीएल 2022 में कमाल का फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने डिसाइड किया कि अब वो 8 टीमों की जगह 10 टीमों को आईपीएल में शामिल करेंगे और ये दोनों टीमें थी गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, जो कि सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लेकिन इसी के साथ गुजरात टाइटंस के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। ये कंट्रोवर्सी है उनके मालिकों को लेकर, जो काफी सारे बैटिंग परफॉर्म्स ओन करते हैं, जबकि भारत में बैटिंग या गैम्बलिंग पूरी तरह से लीगल है। ज्यादातर ऐसे समय में बीसीसीआई ऐसी कंपनीज को टीम लेने से मना कर देता है, लेकिन गुजरात टाइटंस आईपीएल खेल रही है। कैसे इस आईपीएल में टीम को खेलने की इजाजत मिली और क्या इस आईपीएल टीम को बंद किया जा सकता है, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो पहले तो जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है। 2021 के अक्टूबर महीने में ऐलान किया गया कि 2 नई टीम्स इस बार आईपीएल खेलेंगे। और भारत जैसे देश जहां क्रिकेट का मार्केट इतना बड़ा है, वहां पर ये एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी, जिस वजह से स्वाभाविक था कि भारत में जितने बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स हैं सभी इन टीम्स के राइट्स खरीदने के लिए मार्केट में कूद पड़े। बिडिंग में अडानी, जिंदल, आदित्य बिरला, यहाँ तक कि बॉलीवुड के दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह भी थे। इसके अलावा फुटबॉल टीम मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भी आईपीएल में एक टीम ओन करने के लिए अपना दाव खेला। लेकिन जब ये बिडिंग शुरू हुई तो शुरुआती 5 मिनट में इन सभी प्लेयर्स की हवा टाइट हो गई। पुणे सुपर जायंट्स के पुराने मालिक संजीव गोयनका ने 7,000 करोड़ की रकम ऑफर कर दी, जो कि मार्केट रेट से 2,000 करोड़ रुपए ज्यादा थी, जिस वजह से उन्हें लखनऊ के राइट्स मिल गए। और दूसरे नंबर पर रही सीवीसी कैपिटल, जिसे गुजरात टाइटंस के राइट्स मिले। अब कंट्रोवर्सी की शुरुआत होती है इस परचेज के अगले ही दिन, जब बीसीसीआई के पूर्व कमिश्नर और आईपीएल के फादर कहलाने वाले ललित मोदी एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो व्यंग करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है कि अब तो बैटिंग कंपनीज भी आईपीएल में टीम्स खरीद पाएंगी। ये बीसीसीआई क्या कर रही है? ये ट्वीट बीसीसीआई और सीवीसी ग्रुप की तरफ डायरेक्टेड था। इस ट्वीट ने जल्दी हेडलाइंस बटोरनी शुरू कर दी, जिस वजह से बीसीसीआई पर भी एक प्रेशर दिखने लगा। इसके कुछ वक्त बाद बीसीसीआई का मीडिया में बयान आया कि अभी इन टीम्स को लेटर ऑफ इंटेंट नहीं दिया गया है और इस मामले की पूरी जांच की जाएगी। पर जहां बीसीसीआई इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का आश्वासन दे रही थी, वहीं सीबीसी कैपिटल ने प्लेयर्स को अप्रोच करना, अपनी ऑक्शन स्ट्रेटजीज बनाना और यहां तक कि कोचेस को हायर करना भी शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सीबीसी कैपिटल पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थी कि फैसला उन्हीं के हक में आएगा। अब जानते हैं कि बैटिंग पर भारत सरकार का क्या कहना है। भारत के गैम्बलिंग एक्ट 1867 के मुताबिक सभी तरह की गैम्बलिंग भारत में इल्लीगल है। लेकिन अगर ऐसा है तो आप सोचेंगे कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ड्रीम 11 या बाकी फैंटेसी एप्स खुलेआम भारत में ऑपरेट कर पा रहे हैं और साथ ही आईपीएल को स्पॉन्सर तक कर सकते हैं? इसका जवाब छिपा है 2 मुख्य बिंदुओं में। गैम्बलिंग एक्ट के मुताबिक वो सभी खेल बैन है जहां पर गेम्स चांसेस से जीती जाती हो, जैसे कि आप इस बात पर सट्टा नहीं लगा सकते कि कौन सी टीम जीतेगी। लेकिन गैम्बलिंग एक्ट कहता है कि उन खेलों पर सट्टा लगाया जा सकता है जहां स्किल की जरूरत है, जैसे पोकर एक ऐसी गेम है जिसमें चांस और लक के अलावा स्किल की भी जरूरत होती है। अब इसे याद रखिएगा। अब आते हैं ड्रीम 11 जैसे ऐप्स पर। ये ऐप्स खुद को बैटिंग ऐप्स के रूप में प्रमोट नहीं करते हैं। ये ऐप्स खुद को फैंटेसी स्पोर्ट्स के रूप में प्रोजेक्ट करते हैं, जिसका मतलब ये है कि ये खेल तो असली है नहीं, ये सिर्फ एक लूप होल ही है। चाहे आप ड्रीम 11 पर अपनी एक टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप टीम सेलेक्ट करने का गेम खेल रहे हैं जो क्रिकेट खेलने से बिल्कुल अलग है। इसीलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ड्रीम 11 के थ्रू आप क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस वजह से क्रिकेट पर बैटिंग नहीं है। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष की ओर, जो कहता है कि वो गेम्स इलीगल नहीं है जो स्किल्स पर बेस्ड है। ड्रीम्स 11 के मुताबिक सही प्लेयर्स को चूज करना एक स्किल है, इसीलिए एक स्किल बेस्ड स्पोर्ट है और ये लीगल है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो घबराइए मत। भारत में लॉज के अंदर लूप होल्स ढूंढने की परंपरा रही है। इसका एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा भारत के कसिनो अब में, यानी गोवा में। पुराने लॉज के मुताबिक इंडियन लैंड पर कहीं भी गैम्बलिंग लीगल नहीं थी, लेकिन गोवा में देश विदेश से टूरिस्ट आते थे और गैम्बलिंग का बिजनेस यहाँ के लिए काफी फायदेमंद था। इसीलिए यहाँ के लोगों ने एक लूप होल निकाला। उन्होंने सरकार से कहा कि आपकी हम हर बात मान लेते हैं कि भारत के हिस्से की जमीन पर कसिनोज नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पानी पर तो ऐसा कोई रूल नहीं है ना। तब गोवा में बहुत सारे कसिनोज पानी पर खुलने लगे। ये कसिनोज फ्लोटिंग कसिनोज होते थे जो बड़ी बड़ी शिप्स पर बनाए जाते थे।
अब खैर नियम बदल चुके हैं और गोवा में जमीन पर भी कैसीनोस खुल सकते हैं। इस बात को समझाने का ये मकसद था कि चाहे लॉ कुछ भी कहे, लोग रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। अब लौटते हैं गुजरात टाइटंस पर। बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि इस मामले को दिवाली के बाद देखा जाएगा और फिर 4 दिसंबर को एजीएम की एक मीटिंग में ये उम्मीद थी कि बीसीसीआई अपना रुख साफ कर देगी। लेकिन इस मीटिंग में गुजरात टाइटंस का मामला डिस्कस ही नहीं किया गया। लेकिन बीसीसीआई ने इस पर एक एक्सटर्नल प्रोब जरूर बिठाया, जिसकी अगुवाई पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज के.एस. राधाकृष्णन कर रहे थे। इस प्रोब के रिजल्ट के लिए ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 22 दिन के अंदर अंदर ही फैसला आ गया। अडानी से लेकर सभी बड़े प्लेयर्स बेसब्री से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। फैसला काफी लोगों के लिए बहुत अजीब था। बीसीसीआई ने माना कि सीवीसी कैपिटल के पास बहुत सारी बैटिंग कंपनीज की ओनरशिप है, लेकिन फिर भी उन्हें एक आईपीएल टीम रखने की इजाजत दी जाती है। ये इजाजत इसलिए दी गई है क्योंकि यहाँ पर भी एक लूप होल था। सीवीसी कैपिटल ने अपनी 2 ब्रांचेस बना रखी हैं, सीवीसी कैपिटल एशियन और सीवीसी कैपिटल यूरोपियन। सीवीसी की यूरोपियन ब्रांच के पास भी कुछ रग्बी, फुटबॉल और F1 टीम्स का मालिकाना हक है और साथ ही इनके पास कई गैम्बलिंग कंपनीज भी हैं। लेकिन क्योंकि यूरोप में ज्यादातर देशों में गैम्बलिंग लीगल है, इसलिए यहाँ पर इन्हें कुछ खास परेशानी नहीं आती। दूसरी ओर है सीवीसी एशियन, जिसने गुजरात टाइटंस को खरीदा है। इस एशियन ब्रांच के पास कोई भी बैटिंग कंपनी नहीं है। साथ ही इस ब्रांच का पूरा मैनेजमेंट इनके यूरोपियन मैनेजमेंट से अलग है, जिस वजह से सीबीसी कैपिटल ये क्लेम करता है कि उनकी एशियन ब्रांच एक अलग कंपनी की तरह फंक्शन करती है। अगर कानून की भाषा में कहें तो ये गलत भी नहीं है और इसी कारण से बीसीसीआई ने गुजरात टाइटंस और सीवीसी कैपिटल्स को हरी झंडी दे दी है। अब ये कितना सही और कितना गलत, ये आप लोग ही डिसाइड करें। कुछ लोग इसे पूरी तरह से गलत कहते हैं, जबकि एक दूसरा धड़ा भी है जो कई सालों से ये कह रहा है कि सरकार को भारत में गैम्बलिंग इलीगल कर देनी चाहिए। इसके कई फायदे वो गिनाते हैं। वो कहते हैं कि भारत का इलीगल गैम्बलिंग मार्केट 15,000 करोड़ का है और यहाँ पर 37 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व है। इसके अलावा अगर आप फैंटेसी एप्स को भी मिला लें तो भारत का कुल गैम्बलिंग मार्केट 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का है, जिससे सोचिए सरकार के लिए कितना टैक्स निकल सकता है। साथ ही अगर ये मार्केट लीगलाइज हो जाएगा तो इस मार्केट में लगने वाला काला धन भी अपने आप मुख्य अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये सब गवर्नमेंट रेगुलेटेड होगा, इस वजह से इसमें अंडरवर्ल्ड का दखल भी कम हो जाएगा, जिससे कस्टमर्स भी सेफ महसूस करेंगे। भारत के कई स्टेट्स जैसे पंजाब, गोवा, सिक्किम में अलग अलग तरीकों से कुछ तरह की गैम्बलिंग या लॉटरी स्कीम्स को सरकार ने मान्यता दी हुई है, जिससे अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।